बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ा हमारा लेक्चर नंबर 5 है और हम स्टडी कर रहे थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में लास्ट लेक्चर का रिव्यू कुछ इस तरह से था कि हमने एक तो ये समझा था कि एक जो हमारे पास 2 डायमेंशन लीनियर सिस्टम्स होते हैं, इस 2 डायमेंशन लीनियर सिस्टम के जो सॉल्यूशंस हैं वो किस तरह से फाइंड किया जाते हैं और इनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके बाद हमारे पास 3 डायमेंशन सिस्टम का भी बिल्कुल उसी तरह हमने देखा था, इसके सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, कितनी पॉसिबल वे होते हैं इसको सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बेसिकली हमने 2 तरह से देखा था। एक तो हम देख रहे थे कि कोई भी लीनियर सिस्टम जो होता है उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा एक लीनियर जो सिस्टम होता है चाहे वो 2 अननोन का हो या 3 अननोन के, यानी कि 2 वेरिएबल 2 डायमेंशन हो या 3 डायमेंशन हो या कोई भी डायमेंशन हो, उसके कितने सोल्यूशन पॉसिबल होते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसके 2 सोल्यूशन पॉसिबल होते, 3 सोल्यूशन पॉसिबल होते हैं किसी भी लीनियर सिस्टम के। फर्स्ट कि आपको जब भी वो सोल्यूशन देखना है तो आपने ग्राफिकल देखना है कि इन सोल्यूशन के कितने सोल्यूशन हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ कुछ बोर्ड पे शेयर कर देता हूँ, सुन लो। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी लीनियर सिस्टम होगा, उसमें 3 पॉसिबिलिटी होती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी होती है कि बेटा हमारे पास कोई भी अगर एक्स वाई प्लेन है, इसके ऊपर अगर कोई भी 2 लाइनें हैं वो पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन ये जा रही है, ये कभी भी एक दूसरे से मेट नहीं करेंगे, पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट लाइन है। जब भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो, ऐसा कोई ग्राफ हो, आप बोलोगे इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इस सिस्टम को हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। दूसरा पॉसिबल वे क्या होता है बेटा कि हमारे पास अगर कोई भी सिस्टम हमारे पास गिवन हो, उस सिस्टम का अगर 2 लाइनें आपस में किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएं, पॉइंट निकालने का तरीका भी बताया मैंने किस तरह से 2 अननोन इक्वेशन में से उसका पॉइंट फाइंड करते हैं। तो अगर एक पॉइंट भी मिल जाए तो इसका बोलते हैं वन सोल्यूशन बोलते हैं, और वन सोल्यूशन जो होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं। और तीसरा मेथड हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई एक्स वाई लाइन पे एक ही लाइन कंसाइड कर दे, 2 लाइनों को सॉल्व करने के उनके दोनों के आंसर एक जैसे आ जाएं, उसमें कहते थे कि ये लाइन जो होते हैं इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। तो ये 3 पॉसिबल वे होते हैं किसी भी सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। अब देखो बेटा कोई भी इक्वेशन है, ये जो आपके सामने एक 2 लीनियर इक्वेशन दिए, पहले आपको कैसे पता चलेगा जब भी 2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन हो ये इनका कौन सा सोल्यूशन। तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करें। फॉर एग्जांपल बेटा इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस इक्वेशन को। जब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा ये कैंसिल हो जाएगा। क्या 0,6 के आना कभी पॉसिबल होता है कि 0,6 के इक्वल होता है? कभी भी नहीं होता। इसका मतलब है ये जो सिस्टम है ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। ये दोनों लाइनें जो है पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब है ज्योमेट्रिकली हम कहेंगे कि इज अ नो सोल्यूशन। अगर हम ज्योमेट्रिकली नहीं भी बताते तो आप ऐसे ये लिख लें, ज्योमेट्रिकली द लाइंस corresponding to the original system is parallel and distinct, the given system is no solution। अब देखो दूसरा एग्जांपल। अब ये देखो एक और एग्जांपल है, ये भी आपने सॉल्व किया होगा। इस प्रॉब्लम में ये जो इक्वेशन है इसको कोई बता सकता है मुझे क्यों इसका यूनिक सोल्यूशन है? हाँ, ऐसे यूनिक सोल्यूशन क्यों लिखा हुआ है? देखो बेटा हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सिंपल इक्वेशन है, 9th-10th में हम ये पढ़ते आ रहे हैं। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई आप करोगे ये आएगा 2 × 2। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट नहीं, यहाँ पे ऐड कर दो इन इक्वेशन को, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 3x = 7 और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7/3। अगर आपने y की वैल्यू रिप्लेस करनी है तो इसको किसी भी इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करो तो आपको मिल जाएगा बेटा क्या 4/7। x और y की 2 डिफरेंट वैल्यूज मिली हैं। इसको ये सिस्टम हमारे पास हमेशा जब x और y की 2 डिफरेंट वैल्यूज आपको मिल रही हो तो ये सिस्टम आपके पास जो होता है वो वन सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम x एक्सिस पे एक डिफरेंट लाइन लेते हैं, y एक्सिस पे एक डिफरेंट लाइन लेते हैं, इसलिए जब उन्हें मिट करते हैं वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से आके एक ही पॉइंट पे मिट करती है। अब इसे यूनिक सोल्यूशन क्यों कहते हैं? अगर बेटा x और y की दोनों वैल्यूज आप किसी भी इक्वेशन नंबर 1 या 2 में रिप्लेस करो तो बोथ साइड पे आंसर इक्वल आएगा। आप चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। x - y = 1। x क्या है यहाँ पे गिवन बेटा आपको 3/4 और यहाँ पे y क्या गिवन है आपको 4/3। लेफ्ट साइड पे बेटा एलसीएम लो तो क्या आंसर मिलेगा आपको 3। तो 4 - 7 7 - 4 = 1। देखो 3 / 3 = 1। तो बोथ साइड पे हमें 1 = 1। तो ऐसे सोल्यूशन को यूनिक सोल्यूशन। अगर x और y की 2 डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं इसका मतलब वो कहीं ना किसी पॉइंट पे वो लाइंस क्या करेंगी इंटरसेक्ट करेंगी। और यूनिक सोल्यूशन चेक करना है, वही x y की वैल्यूज को ओरिजिनल सिस्टम में पुट करो और वहां से आपको एक आंसर मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि हर सिस्टम के अंदर बेटा 3 ही पॉसिबिलिटी होती है। या तो वो सिस्टम क्या होता है
उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, या तो उस सिस्टम का एक सोल्यूशन होता है या उस सिस्टम का इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। ये 3 पॉसिबिलिटी होती है, किसी भी सोल्यूशन को सॉल्व करोगे ये 3 सोल्यूशन होगा। अब जो नेक्स्ट डिस्कशन है बेटा इससे अगले वाले हमारे आज के टॉपिक्स में, उसमें हमने समझे 3 डायमेंशन जो सिस्टम होते हैं, इन 3 डायमेंशन सिस्टम के सॉल्यूशंस को फाइंड करने के कितने वे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, पैरामीट्रिक फॉर्म है। इन तीनों वे से हम समझेंगे कि कोई 3 डायमेंशन सिस्टम हो, उस 3 डायमेंशन सिस्टम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहली अप्रोच है बेटा पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें वेरिएबल होता है बेटा, जिसमें चेंज होता है, कांस्टेंट वो होते हैं जो हमेशा नंबर्स होते हैं जो रिमाइन सेम रहते हैं। अब जो पैरामीटर होता है इसका बिहेवियर कभी तो कांस्टेंट होता है और कभी वेरिएबल होता है। इसके बारे में आप दोनों कह सकते हैं कि ये वेरिएबल भी हो सकता है और ये कांस्टेंट भी हो सकता है, यानी कि इसका बिहेवियर दोनों होते हैं, पैरामीटर और वेरिएबल। अब पैरामीट्रिक के जो सिंपल मीनिंग है बेटा वो ये है कि एक्स और वाई के अलावा उस इक्वेशन में कोई थर्ड वेरिएबल आप लेके आ जाए, तो वो जो सिस्टम बन जाएगा वो पैरामीट्रिक सिस्टम बन जाएगा। यानी कि एक्स और वाई ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं हर सिस्टम के अंदर, आपने एक नया वेरिएबल टी ले लेने हैं, तो आपके पास जब नया वेरिएबल टी लेंगे तो वो एक सिस्टम से 2 सिस्टम बन जाएंगे, और वो जो 2 सिस्टम होगा आपके पास बेटा उसको पैरामीट्रिक सिस्टम बोलेंगे। जिसे यहाँ पे लिखा भी है वी कैन डू दिस लेटिंग y इज इक्वल टू टी, आपने y की जगह t पुट कर देना है, सॉल्विंग x इन टर्म ऑफ t। जब y की जगह 2 पुट करोगे तो आपने सॉल्व करना है x को इन टर्म ऑफ t, और जब आपने x इज इक्वल टू t पुट करना है तो यहाँ पे लिखना है y इन टर्म ऑफ t। इसका क्या मतलब होता है मैं बता देता हूँ आपको। ये जिसका फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल लिखा है 4x - 2y इज इक्वल टू 1, बेटा y को आपने t कह देने, लेट y इज इक्वल टू t, तो क्या इक्वेशन बनेगी 4x - yt इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे बेटा x की वैल्यू आप निकालो, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 2t - 1, और यहाँ पे बेटा x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास जितना ये निकालेंगे, और y इज इक्वल टू देखो एक सिस्टम से हमने 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना ली है। ये होती है पैरामीट्रिक इक्वेशन जिसमें थर्ड वेरिएबल t इन 1। अब t को आपने अपनी मर्जी से बेटा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे t को अपनी मर्जी से आपने कोई वैल्यू दे दी है, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3, जो मर्जी वैल्यू दो, क्योंकि वो पैरामीट्रिक बिहेवियर है, उसमें आप कोई भी वैल्यू रिप्लेस करके आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 3 डायमेंशन सिस्टम को पैरामीटर्स में किस तरह सॉल्व करते हैं अननोन की वैल्यू निकालने के लिए। ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वे हैं। मतलब एक आपने 9th में पढ़ा होगा इनवर्स मेथड, क्रैमर रूल, 2 मेथड आपने 9th में पढ़े होंगे। फर्स्ट सेकंड ईयर में भी कोई गॉस जॉर्डन या कोई मेथड पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में। बट यहाँ पे बेटा इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम जो यहाँ पे हमारे पास मेथड्स हैं उनको देखेंगे कौन से। एक तो पैरामीट्रिक इक्वेशन वाला मेथड है, दूसरा हम इसको सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और तीसरा हम रो रिडक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और चौथा सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। बट पहला मेथड हम देखेंगे कि कोई भी सिस्टम पैरामीट्रिक फॉर्म से एक्स वाई और जी की वैल्यू निकालना सबसे ईजी होती है। तो अगर कब अप्लाई करते हैं हम पैरामीट्रिक फॉर्म, तो इसको अच्छे से आप देख लेना बेटा। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है x - y + 2z इज इक्वल टू 5, दूसरा 2x - 2y + 4z इज इक्वल टू 10, 3x - 2y + 5z इज इक्वल टू 50। अब देखो इन इक्वेशन में कोई 2 इक्वेशन आपस में सेम हो सकती हैं बेटा, इनमें से कोई भी 2 इक्वेशन पैरेलल हो सकती हैं। एनीवन? देखो बेटा अगर इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन नंबर 2 के पैरेलल बिल्कुल सेम हो जाएगा 2। अगर इक्वेशन नंबर 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन नंबर 3, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 1 है बेसिकली वो 3 और 2 दोनों के अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों के सेम आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब हम इक्वेशन नंबर 1 को अगर सॉल्व कर ले तो हमें x और y और z के 3 आंसर मिल जाएंगे, वही आंसर जो होंगे y और z के भी होंगे। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं सिस्टम को, यहाँ पे लिखा भी है द सेकंड एंड थर्ड इज मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट। तो ये सिंस लिखा हुआ है गिवन, मतलब आपको दिया हुआ है फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकली इसका मतलब है दिस मीन दैट द 3 प्लेन्स कोइंसाइड फ्रॉम द x y एंड z। जब हम इन तीनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट के साथ, इसका मतलब है ये तीनों एक ही प्लेन के ऊपर, जो मैंने प्लान बताया था कंसाइड करेंगे, एक्स वाई जेड जो है उसी प्लान के ऊपर कंसाइड करने में देखो हमारे पास 3 इक्वेशन है। तो कितनी लाइनें बननी चाहिए बेटा हमारे पास ग्राफ की, कितनी लाइनें बननी चाहिए? 3 बननी चाहिए ना। अगर 3 इक्वेशन हो तो कितनी लाइनें बनेंगी? 3। बट यहाँ पे 3 लाइनें, तो हम ग्राफ कितने बना रहे हैं? 1। तो तब इसका मतलब है वो एक ही लाइन के ऊपर कंसाइड कर देंगे। हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसके जो आंसर निकलेंगे वो बेसिकली हमारे 3 और 4 दोनों के होंगे।
अब देखो एक्स वाई जेड को कैसे सॉल्व करते हैं, ये मेथड बहुत कम यूज होता है इसलिए इसका एक ही क्वेश्चन है, एक्स माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 5। आपने बेटा खुद से y को t1 कह देना है, यहाँ पे ये x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 5। यहाँ पे आपने y को क्या बोल देना है, y को t1 कह देना है और z को आपने t2 कह देना है, t2। ये बनेगा x माइनस t1 और प्लस 2 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू 5। अब देखो बेटा x1 की अगर वैल्यू निकालनी है तो अपने क्या वैल्यू मिलेगी आपको, t1 प्लस नहीं माइनस t2 और -5 ये तो x1 की वैल्यू होगी। x2 की कौन सी वैल्यू मिलेगी बेटा आपको, t1। x3 की, देखो ये तीन वैल्यू हमें मिल गई, x1 की वैल्यू भी मिल गई, x2 की वैल्यू भी मिल गई, x3 की। अब आपने बेटा मैंने अभी बताया आपको पैरामीट्रिक बिहेवियर है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू इसको दे दो अपनी मर्जी से, t1 को जो मर्जी वैल्यू दो। अब t1 को 2 कह दें और t2 को 3 कह दें, बेटा यहाँ पे 2 और 3 रिप्लेस करोगे, देखो x1 का आंसर आपको क्या मिल जाएगा 1, 5 t1 की जगह आपने 2 रिप्लेस कर दिया और 2 की जगह आपने क्या रिप्लेस कर दिया 3 रिप्लेस, x1 की वैल्यू मिल गई। अब आपको चाहिए किसकी बेटा, x2 की वैल्यू, तो t1 की x2 भी मिल गई, x3, तीनों वैल्यूज आपको मिल गई, x1 x2। अब देखो इस x1 y और z इनकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस की इस सिस्टम के अंदर आपने, जो भी ओरिजिनल सिस्टम था, बोथ साइड पे आंसर आपके इक्वल आ गए। इसका मतलब है x1 y1 और z की जो भी वैल्यू आपने निकाली है सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, ये इसी सिस्टम का सोल्यूशन है, ये वेरीफाई हो गया। तो अगर आपको ये चेक करना है जो हम x y और z की वैल्यू क्या है वो इसी सिस्टम का आंसर है, तो बेटा उसको वेरीफाई करने का तरीका है कि आप उसको ओरिजिनल सिस्टम में पुट करो, अगर बोथ साइड पे आंसर इक्वल आ जाता है तो वो ओरिजिनल सिस्टम का है, अदरवाइज नहीं। तो एक दफा फिर से सुन लो बेटा, पैरामीट्रिक इक्वेशन हम कब यूज करते हैं, आपको ये देखना होता है कि बेटा क्या जो हमारे पास डिफरेंट लाइंस है क्या वो किसी एक ही प्लान के ऊपर कंसाइड कर सकती है। कंसाइड वो तभी करेंगे जब तीनों का सोल्यूशन बेटा को दो का मल्टीप्लाई हो रहा हो, एक बन रही हो, एक इक्वेशन बन रही हो, तो हम कहेंगे कि ये कंसाइड कर सकती है, क्योंकि दो एक ही प्लान के ऊपर एक ही लाइन कंसाइड करती है। एक कंसाइड करने का मतलब है उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं उस लाइन के ऊपर। तो हमने क्या करना है, पैरामीट्रिक इक्वेशन को समझना है आपने। पैरामीट्रिक इक्वेशन वो इक्वेशन होते हैं जिसमें हम एक्स वाई कोई भी वेरिएबल खुद से लेट करते हैं, टी वेरिएबल, उस टी वेरिएबल को कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हम खुद से देते हैं। अगर ऐसी कोई भी इक्वेशन बन रही हो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। तो वेरीफाई करना क्या होता है, जो भी एक्स वाई जी की वैल्यू निकली उसको ओरिजिनल सिस्टम में पुट करो, अगर आंसर ठीक आ गया तो वो बिल्कुल इसी का सोल्यूशन होगा, अगर वो आंसर इक्वल नहीं आता वो उसका सोल्यूशन नहीं होगा। ओके, पैरामीट्रिक की समझ आ गई है? यस सर आ गई है। ठीक है, तो इसके बाद है बेटा दूसरा जो मेथड है मैट्रिक नोटेशंस, कि हम किसी भी सिस्टम 3 डायमेंशन सिस्टम को किस तरह से मैट्रिक्स नोटेशन में लिखते हैं, ये ऑलरेडी आप जानते भी हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो भी एसेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे पास लीनियर सिस्टम का जो भी इक्वेशंस हो, जो भी गिवन हो, उसको एक मैट्रिक्स नोटेशन में रेक्टेंगुलर अरे में लिखना, वो मैट्रिक्स नोटेशन। जिससे आपके पास ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3 डायमेंशन है, 1 2 3 डायमेंशन है। इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x का वेरिएबल बेटा 1, y का 2 और x का 1, तो आपने यहाँ पे लिख दो 1 -2 0। इसका कोफिशिएंट बेटा x1 का यहाँ कोई नहीं है तो 0, इसका 2, इसका -8, ये कोफिशिएंट आपने -8 लिख दिया, इसका -4 5 एंड 9 -4, तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरी गुड। और अगर इसके साथ बेटा ये जो b वाली वैल्यूज है, ये इसका सोल्यूशन होता है, b वाली वैल्यू, इनको कांस्टेंट भी बोलते हैं, सोल्यूशन भी बोलते हैं। इन b वैल्यूज को अगर साथ में लिखा जाए ऐसे a b इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स के साथ में लिखा जाए, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? आर्गुमेंट मैट्रिक्स। तो हमने ज्यादा जो बेटा यूज करने वो आर्गुमेंट मैट्रिक्स। आर्गुमेंट मैट्रिक्स वो होता है कि जिसमें जो भी b का, इस b ये हमारा सोल्यूशन ही होता है, जो भी b का आंसर होता है उसको अगर हम बेटा a b इस मैट्रिक्स के अंदर ही लिखें, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही लिख दें, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपसे दो एक क्वेश्चन बन सकता है कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स और आर्गुमेंट मैट्रिक्स में फर्क क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है बेसिक। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना बेटा कि जो भी हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है उसमें सिर्फ हम कोफिशिएंट्स की वैल्यू लिखते हैं, और जो भी हमारे पास आर्गुमेंट मैट्रिक्स होता है उसमें जो भी बी की वैल्यू होती है उसको भी इस मैट्रिक्स के अंदर लिखते हैं। हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या जो भी वर्क करेंगे वो सिर्फ हम कोफिशिएंट पे करेंगे, तो ये जो इसमें सिर्फ जो हमारा बी होगा इसमें हम चेंज कर लाते रहेंगे, इस पर वही ऑपरेशन उस पर भी परफॉर्म करते रहेंगे। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो यहाँ से दरमियान में एक लाइन लगा लिया करें, उससे ये फायदा होगा कि आपको सिर्फ पता चले मुझे ये सॉल्व करना है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जो मर्जी आंसर दे,
मुझे सिर्फ इस सिस्टम को सॉल्व करना है। इस सिस्टम को सॉल्व करना मेरा आर्गुमेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो इसके लिए बेटा पहला 3 मेथड हमने सीखनी है। तो पहला मेथड हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से 3 डायमेंशन सिस्टम का पैरामीट्रिक फॉर्म तो हमने सीख लिया। इसलिए पैरामीट्रिक फॉर्म बेटा हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। पैरामीट्रिक फॉर्म में सिर्फ वहीं आप क्वेश्चन निकाल सकते हो जहाँ पे आपका सोल्यूशन कंसाइड कर रहा हो, यानी कि आपके किसी 2 सोल्यूशन से मिलके एक सोल्यूशन बन रहा हो, उस वक्त आप वैल्यू, अदरवाइज वो सिस्टम आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब है सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आप सारे जानते हैं, बट हमें क्या करना होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, चाहे वो 1 डायमेंशन हो, 2 डायमेंशन हो, n डायमेंशन हो, कौन सी वैल्यू फाइंड करनी होती है? कौन सी वैल्यू फाइंड करनी होती है? सुन रहे हो मुझे या नहीं? सर दोबारा बोले। बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी हम कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो कौन सी वैल्यू फाइंड करते हैं हम? बेटा जो भी अननोन होते हैं उनकी वैल्यू निकालते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो x1 x2 x3, ये 3 आंसर हमने निकालने होते हैं बस। अगर हमारे पास 4 डायमेंशन है तो हमें 4 आंसर निकालने होते हैं। हमारे पास अगर 100 डायमेंशन है तो 100 आंसर निकालने होते हैं। बस ये आपको समझना है यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, आपने इसको एलिमिनेशन मेथड से परफॉर्म करना। अब एलिमिनेशन मेथड का काम क्या बेटा? Elimination procedure without metric notation and place with the result from side by side is complete। इसको मैट्रिक्स नोटेशन के अलावा आपने जो रिजल्ट है वो आपने साथ में मैट्रिक्स नोटेशन में परफॉर्म करते रहने। जैसे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसका कोफिशिएंट क्या है बेटा? 1, इसका -2, इसका 1। तो यहाँ पे आपने लिख दिया बेटा इसको। ये कौन सा मैट्रिक्स है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स है या आर्गुमेंट मैट्रिक्स है? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट है, वेरी गुड। इसका बेटा आंसर 0, 2, -8 तो यहाँ पे लिख दिया। ये -4, 5 एंड 8 यहाँ पे लिख दिया। ये आपने बेटा ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा, ये उसका मैट्रिक्स नोटेशन लगा। इसका फायदा ये होता है बेटा कि आपको जो आंसर लेके आना होता है वो कम्प्लेक्सिटी खत्म करने के लिए, मतलब मुश्किल प्रॉब्लम को इजी बनाने के लिए आपको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स नोटेशन में साथ साथ लिखते रहें, क्योंकि हम आगे चल के मैट्रिक्स नोटेशन से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपने देखने सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मैट्रिक्स नोटेशन कैसे बनती है। तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना आ गया आपको पहला क्वेश्चन। यस सर। दूसरा काम यस सर। आपको बेटा यहाँ पे देखने के कौन सी 2 इक्वेशन है जो इजीली कैंसिल हो सकती हैं आपस में। इधर कोई भी इक्वेशन आपस में देख लेना, कौन सी इक्वेशन है जो इजीली कैंसिल हो सकती है। बेटा अगर मैं इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके अगर इक्वेशन 3 में ऐड कर दूं तो क्या मेरा काम हो सकता है? अगर मैं 4 के साथ R1 को मल्टीप्लाई करूं और R3 में ऐड कर दूं, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा ना। ओके, ये देखो बेटा हमें ऐसा ही किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? आपके पास एक नया इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। ये आ गया। इस इक्वेशन नंबर 4 को बेटा आपने यहाँ पे लिख देना। ये अब देखो फिर भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 3 ही, अभी कोई आंसर ना x1 का आंसर मिला, ना x2 का, ना x3 किसी का आंसर। फिर इस सिस्टम को फिर आपने मैट्रिक्स नोटेशन में लिख दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 0 आ गया बेटा, यहाँ पे भी 0 आ गया, तो आपने यहाँ पे मैट्रिक्स में लिख दिया। जो चेंजिंग यहाँ पे 2 -3 लिख दिया, यहाँ पे -8 13 है, -8 13, यहाँ पे 8 एंड -9 8 एंड -9 लिख दिया आपने। यहाँ पे सिर्फ जो है आपके कोफिशिएंट चेंज हो रहे हैं, बाकी कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखो अब नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है बेटा? ये जो x2 है इसकी जगह आपने किसी तरह इसको सिंप्लीफाई करके इसकी जगह अगर 1 आ सकता है तो बहुत अच्छा है। अगर इसकी जगह 1 आ जाए, इसको अगर इसकी जगह 1 लाना हो तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा? इसको हम इस 2 की जगह लेके मुझे 1 लेके आने हैं बेटा। इस पूरी रो को मैं 1/2 से डिवाइड कर दूंगा। इस पूरी रो को क्या करूंगा? 1/2 से डिवाइड कर दूंगा। अगर 1/2 से डिवाइड करता हूँ, देखो बेटा क्या आंसर मिलेगा मुझे? ये आ गया 4 8। देखो अब ये इसको मैट्रिक्स नोटेशन में साथ में ये लिख दिया आपने। साथ साथ में जो भी काम करोगे उसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिख दो। मैं फिर बताऊंगा इसका फर्क क्या होता है मैट्रिक्स नोटेशन में। अब बेटा देखो अब कोई 2 इक्वेशन आपस में कैंसिल हो सकती हैं। कोई 2 इक्वेशन आपस में कैंसिल हो सकती हैं? अच्छे से देख के बताओ। सर मेरे ख्याल से पहली दो।
पहली दो भी कैंसिल हो सकती हैं बेटा, और आपके पास दूसरी दो भी कैंसिल हो सकती है, जो मर्जी कैंसिल कर दें आपको अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे एलिमिनेटिंग x2 इन टर्म ऑफ द इक्वेशन एडिंग 3 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, यानी कि वो कह रहा है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 12 बन जाएगा बेटा। तो देखो ये 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा x3 का आंसर आपको क्या मिल गया बेटा यहाँ पे 3। जो आप यहाँ पे काम करके आओगे वो पहले उसको यहाँ पे लिखोगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, फिर आपने क्या करना है बेटा यहाँ पे ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन गया, वो मैं बताता हूँ कैसे। अब देखो यहाँ पे बेटा x1 का आंसर 1, इसका -2, इसका 1 ये लिख दिया, फिर इसका 0 1 एंड -4, और इसका क्या आएगा 0 0 1। अब ये जो मैट्रिक्स है बेटा हमारा मकसद ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनाना था। देखो ये ट्राइंगल बन गया ना, तो हमारा हर क्वेश्चन में ये, इसी को हम एशेलॉन फॉर्म भी बोलते हैं कि हम बेटा इसको क्या बनाएंगे ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे। अगर x3 की वैल्यू आ गई, क्या x2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में? ठीक है, गुड। अब x3 की वैल्यू बेटा यहाँ पे रिप्लेस कर दो, यहाँ पे x2 की वैल्यू आपको 16 मिल जाएगी। अगर इन दोनों वैल्यूज को आपने x2 और x3 को यहाँ पे रिप्लेस कर दो और यहाँ पे रिप्लेस कर दो, आपको क्या x1 का आंसर मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। देखो बेटा हमारा फाइनल रिजल्ट क्या बन रहा है 1 0 0 0 1 0, ये हमारा आ गया एक और मैट्रिक्स। नहीं अभी भी नहीं सॉल्व किया, अभी इन दोनों को x2 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो x1 x2 x3 तीनों की वैल्यूज ही आ गई जब इसको सॉल्व किया। अब देखो ये मैट्रिक्स आपका कौन सी नोटेशन के, ये मैट्रिक्स है कौन सा, ये वाला जो बने हैं हमारे पास फाइनल रिजल्ट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, गुड। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब है बेटा आपका देखो 3 सॉल्यूशन आपके आ गए, x1 = 29, x2 = 16, x3 = 3, ये 3 सॉल्यूशन आ गए। अब आपको ये चेक करना है ये जो 3 सॉल्यूशन हमारे यहाँ हैं क्या वो इसी इक्वेशन के सॉल्यूशन है या किसी और इक्वेशन के सॉल्यूशन है। आपने बेटा x1 x2 x3 को उठा के अपनी मर्जी से किसी भी इन तीनों इक्वेशन में जो इनिशियल में आपने ली थी किसी में भी पुट कर दें x1 x2 x3 के। अगर आंसर बोथ साइड पे इक्वल आ जाते हैं ओके ये इसी का सॉल्यूशन है, अगर आंसर डिफरेंट आ जाते हैं तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं ये इसका ही सॉल्यूशन है। इसका मतलब है कि आपका जो रिजल्ट है 2 16 9 30, ये जो 3 आंसर आए ये इस सिस्टम का क्या है सॉल्यूशन है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है, मुश्किल नहीं है। आपको ये एक दफ़ा मैं और से बता देता हूँ फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या समझ आए। सर मुझे इन इक्वेशंस की समझ नहीं आई। मैं बता रहा हूँ बेटा, मैं बता देता हूँ। देखो बेटा आपके पास कोई भी मैं इक्वेशन लिख देता हूँ ये बुक के अलावा x + y + z जो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए = 1। ये मेरे पास आ गया 2x + 3y = 4, और ये आ जाएगा मेरे पास 2x + 2y - z = ये मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। सबसे पहला काम आपको ये करना है जब भी आपने x, y और z की वैल्यू निकालनी हो बेटा तो आपको सबसे पहला काम करना है इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आपने क्या करना है साथ में मैट्रिक्स नोटेशन में लिख देने, क्यों यानी कि इसका 1 1 1 और ये 1 आ गया, ये आर्गुमेंट मैट्रिक्स लिखा 0 2 3 और ये आ जाएगा 2 2 -1 और इधर 4 और 5। यहाँ तक पहली बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। दूसरा काम ये होता है बेटा कि आपके पास जो भी नीचे सिस्टम बन रहा है यहाँ पे देखने कौन सी इक्वेशन है जिसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा अगर हमें इस इक्वेशन को इसको मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है? हो सकती है। यस तो बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा देखो मैं दूसरे कलर में लिख देता हूँ, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 2x + 2y और +2z = 2। ये 2z है तो चलो जाने दो = 2। और इक्वेशन नंबर 3 क्या है बेटा आपके पास 2x - +2y और -z = 5। बेटा यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा अगर इस सिस्टम को हम सॉल्व करें, इसको क्या कर दें हम इसके सिंबल चेंज कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा बेटा x से कैंसिल 2 2 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आंसर मिलेगा बेटा यहाँ पे 3z = 7 और z की वैल्यू मिल जाएगी आपको बेटा क्या 7/3। ये क्वेश्चन तो वैसे मैंने खुद से लिखा था, ये तो जल्दी सॉल्व हो गया।
अब z की जो 7/3 वैल्यू है बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 2 में z है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो क्या आंसर मिलेगा? x प्लस वाई मिल जाएगा ना आपको। देखो x प्लस वाई, और यहाँ पे पुट कर दो z की जगह बेटा क्या, 7/3 इज इक्वल टू 1। अब बेटा इस 7/3 को दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो क्या आंसर बनेगा? क्या बनेगा आंसर? माइनस, तो -3 तो -4/3। अगर बेटा आप गौर से देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सर -4/3 कैसे? बेटा यहाँ पे ऐसे एलसीएम लेंगे, इधर देखो ये 1 है तो ये आएगा -7/3, और बेटा इस 7 का एलसीएम इधर 3 को मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 3 - 4 डिवाइड बाई 3, और आंसर क्या आएगा? -4/3। ठीक है सर, समझ आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखो, z की वैल्यू हमें मिल गई, अब हमें कौन सी दो वैल्यूज चाहिए? x और y की वैल्यू चाहिए ना। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। ये जो इक्वेशन मैंने रेड की है दोनों, इन दोनों को सॉल्व करोगे, यहाँ से आपको x और y का आंसर मिल जाएगा। और साथ में जो भी काम करते रहोगे उसको मैट्रिक्स में यहाँ पे लिखते रहोगे, मैट्रिक्स नोटेशन। जो मैट्रिक्स का आंसर बनेगा आपका वो इस टाइप का बनेगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 लेके आ जाने। ये मैं फाइनल रिजल्ट बता रहा हूँ, क्योंकि वो उसमें क्वेश्चन मैंने ऐसा लिखा कि ये उससे थोड़ा डिफरेंट था जो बुक में मैंने बोला था। इधर 0 आएगा, इधर बेटा 1 आएगा, यहाँ जो मर्जी वैल्यू आए, ये इधर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी वैल्यू आए। और यहाँ पे आंसर आपका 5 आए, कुछ भी आए, इधर भी 0 आना चाहिए, इधर भी 0, इधर भी 1 आना है। देखो डायगोनल आपके क्या आ जाएंगे बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 1। अब बेटा अगर 1 1 डायगोनल आ जाए तो इसको आपने क्या करना है, इसको भी 0 बना दें, इसको भी 0 बना दें, इसको भी 0 बना दें। तो आपको x1 x2 x3 तीन ही आंसर चाहिए, तो आपको 3 आंसर मिल जाएंगे। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। मकसद यही है बेटा, m यही है आपका, x और y और z की वैल्यू निकालना। बाकी एलिमिनेशन मेथड में सिर्फ एक ही बात होती है, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो भी आप परफॉर्म करते रहोगे साथ में मैट्रिक्स लिखो। तो फाइनल जो मैट्रिक्स आना चाहिए वो इस तरह का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तभी आपको x1 x2 x3 के आंसर मिल जाएंगे, जिस तरह इस क्वेश्चन में मिले हैं आपको। ओके, एक दफा प्रैक्टिस करना, नहीं सॉल्व हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा आपको, बट मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको एक दफा सॉल्व करने, बेसिक आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसको बोलते हैं सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड, जिसमें पहले सिर्फ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आपने इक्वल करना है, उनके कोफिशिएंट को इक्वल करके कुछ कैंसिल करके नया आंसर निकालना है। और पहले आप 2 डायमेंशन तो सॉल्व करते थे, बट 3 डायमेंशन को भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे 2 डायमेंशन को आप सॉल्व करते थे। ये था बेटा हमारा दूसरा अप्रोच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, कि किस तरह से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक ओके है? यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट मेथड भी वैसा ही है। ये जो मेथड और नेक्स्ट मेथड में फर्क क्या है, मैं पहले आपको डिफरेंस समझा देता हूँ, ताकि आपको जब मैं समझाऊँ तो आपकी समझ आ जाए। अगले रो एलिमेंट्री मेथड। रो एलिमेंट्री मेथड भी बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ उसमें क्या करेंगे, उसमें हम डायरेक्ट मैट्रिक्स से स्टार्ट लेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में कुछ भी नहीं काम करेंगे, तो फाइनल में सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना लेंगे। पहला काम क्या था बेटा, हमारे पास जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन थी, ये वाली कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन था, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें गिवन था बेटा, हम जो फाइंड करते थे वो एक मैट्रिक्स, फाइनल रिजल्ट हमारे पास एक मैट्रिक्स बनता था जो इस तरह का होना, जो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में होना चाहिए, इस तरह का। यहाँ पे 1 होना चाहिए, इधर 0 0 होना चाहिए, इधर 0 फिर 1 और फिर 0 फिर 0 0 0, और यहाँ पे जो भी आंसर आ जाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं। यानी कि इस पे काम करते रहते थे, हमारा जो रिजल्ट मिलता था वो किस टाइप का बनता था बेटा, इस टाइप का। ये पहला वैल्यू बेटा x1 का है, दूसरा वैल्यू x2 का है, और तीसरा वैल्यू x3 का। हमें x1 x2 और x3 का आंसर मिल जाते थे। ओके, अब पता है क्या काम करेंगे, क्वेश्चन तो यही गिवन होगा सिस्टम, हम डायरेक्ट मैट्रिक्स से स्टार्ट लेंगे। इससे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 1 है, 5 4 into 1 5। ये क्वेश्चन है।
आपका काम होगा बेटा यहाँ पे देखना कि यहाँ पे कोई नॉन जीरो होना चाहिए और कोशिश करें कि 1 आना चाहिए। अगर 1 आ जाए तो नीचे 0 बनाना ईजी है। जब 1 मिलेगा इसको भी 0 बना दो, फिर इसको 1 बना दो, इसके नीचे इसको 0 बना दो, इसके ऊपर भी 0 बना दो, फिर कोशिश करो यहाँ पे 1 आ जाना चाहिए। अगर इधर 1 आ जाए तो इन दोनों को 0 बनाना ईजी होता है। इसी तरह का फॉर्म बन जाएगा। तो पहले था कि हमें सिस्टम से मैट्रिक्स बनाना था, अब मैट्रिक्स से सिस्टम बनाने हैं। तो मैट्रिक्स से सिस्टम कैसे बनेगा इसको उलट उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे पहला मेथड लिखा हुआ है बेटा कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लिखा हुआ है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में 3 बातें होती है। एक तो हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं रोज को बेटा आपस में सिर्फ 0 के साथ मल्टीप्लाई किए बिना, मतलब जिस तरह अभी हम सिस्टम को मल्टीप्लाई करते भी थे इक्वेशंस को, उन रोज को इंटरचेंज भी हम कर सकते हैं। अगर किसी भी रो में पहला नंबर 0 आ जाता है तो आप उसको इंटरचेंज कर सकते हैं बेटा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि आप किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 के अलावा किसी भी नंबर से आप उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स वो होता है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स बी हो इक्विवेलेंट, तब मैट्रिक्स ए के होगा कि जब हम एक पे ऑपरेशन करते रहे बेटा दूसरे का सोल्यूशन बनता रहे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एग्जांपल है, तो देखिए ये एक एग्जांपल है आपके पास। देखो ये 1 है, -2 1 0 2 -8, यहाँ आर्गुमेंट मैट्रिक्स है, यहाँ पे शब्द लाइन लगा लो -4 0। तो क्या करेंगे, कोई बताएगा कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं? तलहा आप बताओ। जी बेटा शाबाश। इसे देखो बोलो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सर जो सेम है उनको ऐड करना है हमने। बेटा हमें टारगेट देखना है, पहला 1 है, 1 के नीचे 0 होने चाहिए, ऐड नहीं करना। देखो बेटा पहला हमारा 1 गिवन है ना, यहाँ पे हमने हर क्वेश्चन में कोशिश करनी है यहाँ पे 1 लेके आ जाए। देखो ये 0 है, इसको 0 बनाना है, सबसे पहला काम ये करना है। ओके, जब भी मैट्रिक्स गिवन होगा आपको। दूसरा काम क्या करना है, सेकेंडली आपने देखना है यहाँ पे आपने 1 बना देना है। क्या बना देने? 1। और इस 1 के नीचे आपने यहाँ पे 0 लेके आ जाना है। ओके, दूसरा काम है। तीसरा है यहाँ पे 1 लेके आ जाना है, यहाँ पे क्या लेके आ जाने? 1। और जब 1 आ जाएगा ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को 0 कर देना, इधर 1 आ जाएगा ऊपर वाली वैल्यू को 0 कर देना। बस इस तरह का एक फॉर्म बनाना है आपने। देखो यहाँ पे ये बना भी है। दूसरे ऑपरेशन में क्या किया, मतलब यहाँ पे ऐसे सॉल्व नहीं पूरा किया हुआ, इस तरह का एक सिस्टम बन जाएगा हमारे पास। रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स एडिंग 4 टाइम इज फर्स्ट एंड रो थर्ड इन फर्स्ट मैट्रिक्स, मतलब इस तरह का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलेंगे इसको। कि एक मैट्रिक्स को परफॉर्म करेंगे, दूसरा मैट्रिक्स का एक सोल्यूशन बन जाएगा हमारे। अब 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक रिजल्ट है 2। एक रिजल्ट है द आर्गुमेंट ऑफ मैट्रिक्स टू लीनियर सिस्टम ऑफ रो इक्विवेलेंट देन द टू सिस्टम हैव द सेम सॉल्यूशन सेट। इसका मतलब वो कह रहा है कि 2 आर्गुमेंट मैट्रिक्स में 2 सिस्टम तब लीनियर होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, जब उनके सॉल्यूशन सेट सेम होंगे। तो सॉल्यूशन सेट क्या होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। सॉल्यूशन सेट बेटा जो भी अननोन की वैल्यूज हो वो सेम हो, ऐसे 3 3 3 आ जाए, दूसरे में भी 3 3 आ जाए, इस तरह। तो इसको सेट फॉर्म में लिखते हैं हम। अब देखो 2 क्वेश्चन है। इज द सॉल्यूशन कंसिस्टेंट दैट डज एट लीस्ट 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट। कहते हैं क्या सॉल्यूशन एग्जिस्टेंस है जब उसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कर रहा हो। जोया आप बताओ, क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? सिद्रा, अतीको रहमान, यस सर करेगा। वेरी गुड। कि अगर बेटा वो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो कम से कम एक सॉल्यूशन लाजमी है उसका क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। गुड हो गया। इफ द सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब है वो सॉल्यूशन यूनिक होगा। सॉल्यूशन एग्जिस्टेंस भी हमने चेक कर लिया है कि उसका सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करेगा तो ऑफ कोर्स वो यूनिक होगा ही। तो ये था बेटा पहला क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व करना है। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में पूछा डिटरमाइन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इसका क्या मतलब है द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट? इसमें x1 x2 x3 की वैल्यू लाजमी निकलेगी बेटा। यहाँ x1 की निकलेगी, x2 की, x3 या तीनों की वैल्यूज निकल जाएंगी। अगर वो तीनों की वैल्यूज लिखने के बाद आपने बेटा इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो आंसर अगर दोनों तरफ इक्वल आ गया तो वो यूनिक सिस्टम होगा। तो सिस्टम ये कंसिस्टेंट लाजमी होगा, इसलिए कि बेटा इसका कोई ना कोई आंसर लाजमी निकलेगा।
एक क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने, एक तरफ मैट्रिक्स परफॉर्म करना है और एक तरफ ये क्वेश्चन भी आपने खुद सॉल्व करने। ये पहला क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ एलिमिनेशन मेथड से और दूसरा क्वेश्चन किससे है बेटा हमारे पास, रो रिडक्शन मेथड से। देखो ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है आपको, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आपने मैट्रिक्स बनाना है, इधर भी जीरो बना देना है, इधर भी जीरो, इधर 1, फिर इधर 0, फिर आपने इधर 1 बना देना है, ये आर को मिटा मैट्रिक्स, इधर दोनों 0 बना देने ऐसे। ओके, ये आपका बन जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ऑपरेशन आप कर लोगे आप, तो बता दो ऑपरेशन कैसे करते हैं। सर बता दें। देखो बेटा आपके पास ये क्वेश्चन मैंने खराब ही कर दिया, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके कोफिशिएंट बेटा इसका 0 है, 0, 1, -4 और दूसरा क्या है हमारे पास 2, -3 और 2। मैं सिर्फ कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखूँगा बाय 5, -8 और 7। ये सबसे पहला काम मैंने अभी आपको क्या बताया था बेटा, कोई भी मैट्रिक्स या सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन हो तो उसकी फर्स्ट लाइन फर्स्ट रो कैसी होनी चाहिए, 1 होना चाहिए सर। 1 होना चाहिए। 1 लाने के लिए बेटा हम इसको रिप्लेस करेंगे, या तो हम 2 को 1 की जगह ले जाएंगे या 5 को 1 की जगह। तो 5 को आपने 1 के साथ रिप्लेस कर देना वैसे, या 2 को रिप्लेस कर दें ऐसे। नहीं ये हमारे पास देखो 2 को रिप्लेस कर दें, चलो 2 को रिप्लेस कर दें, R1 और R2 को आपस में रिप्लेस कर दिया हमने, तो यहाँ पे 2 आ गया। अगर बेटा 2 हो तो इसको 1 बनाना इजी है। यस सर। कैसे? 1/2 के साथ डिवाइड कर दें। वेरी गुड आंसर। इसको हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 2 को डिवाइड करने से बेटा यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा। जब 1 मिलेगा तो इसको 0 बनाना इजी, इधर तो ऑलरेडी 1 बना हुआ है, ये भी 0 हो जाएगा। फिर इसको 1 बना देना आपने, देखो देखो ये 0 बना दिया, 1/2 से आपने डिवाइड करके ये 0 बन गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, दूसरा ऑपरेशन किया, यहाँ 1 बना हुआ है, इस 1/2 को 0 बना देना। बेटा यहाँ पे आपने ऑपरेशन ऐसे लिखने हैं, मैं ऑपरेशन लिख के दिखा देता हूँ आपको। R1 के साथ आपने क्या करने हैं, 1/2 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देने R3 में। ये जब आप ऐसा करोगे ना तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। दूसरा टारगेट है बेटा यहाँ पे 0 बनाना, ये 0 बना दिया आपने, तीसरा 0 यहाँ पे बन गया, खुद ही बन गया जब इसको सॉल्व किया। अब मुझे बताओ कि ये जो आंसर आ रहा है ये कंसिस्टेंट है या अनकंसिस्टेंट है? सर इनकंसिस्टेंट है वो। गुड आंसर, वेरी गुड। क्यों? तो बेटा हम 3, 4 और -2 की वैल्यू जब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे आंसर इक्वल नहीं आएंगे, तो ये सिस्टम हमारा अनकंसिस्टेंट। कि एक क्वेश्चन आपका आज का घर का काम है बेटा, ये एक क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लेने का। तो ये एक बेटा आपने क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने घर से। अब इसमें क्या है, इस तरह का एग्जांपल मैं अभी आपको सॉल्व करवा देता हूँ। H और K की वैल्यू आपने निकालनी है और आपका सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है, H और K की आपको वैल्यू। अब इसके 2 मेथड हैं, आपको सक्सेसिव इल्यूमिनेशन मेथड यूज करो या बेटा रो रिडक्शन मेथड, रो वो यूज करो। दूसरा रो एलिमेंट्री मेथड जो हमने पढ़ा था, जिसमें हम डायरेक्टली इक्वेशन को किसमें मैट्रिक्स में रिप्लेस करके उसको सॉल्व करते हैं और H और K की वैल्यू निकालनी है। सिस्टम कंसिस्टेंट होने के मतलब है बेटा या तो उसका एक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो आपने 3 चीजें इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फाइंड करनी, मैं आपको लिख के बता देता हूँ क्या क्या फाइंड करना है आपने। एक तो चीज आपने फाइंड करनी, इस सिस्टम में जो होता है नो सोल्यूशन कब होगा। H और K की वैल्यू जब फाइंड करोगे उसके आगे आप बताओगे नो सोल्यूशन कब होगा ये प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम का यूनिक सोल्यूशन कब निकल सकते हैं और इसी प्रॉब्लम के इनफाइनाइट सोल्यूशन कब पॉसिबल है। क्या ऐसा काम करें कि इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाए। पहला काम है H और K की वैल्यू निकालना, उसके बाद ये 3 चीजें आपने बतानी है, ये नो सोल्यूशन इसका कब होगा, यूनिक सोल्यूशन कब होगा और इनफाइनाइट सोल्यूशन कब इसकी एग्जिस्ट। ये 3 क्वेश्चन है आपसे, एक ही क्वेश्चन है, बाकी आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें। ये क्वेश्चन आपने लाजमी सॉल्व करना, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बारे में आपसे पूछूंगा कि ये कैसे सॉल्व किया। ये था बेटा हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल से डिस्कशन बताई कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या क्या क्वेश्चन थे। मैंने पहले दिन आपको कुछ स्लाइडें दिखाई थी, इन स्लाइडों में आप देखिए कौन सा मेथड है जो आपने नहीं पढ़ा है, ये सारे पढ़ लिए। तकरीबन सारे। देखो बेटा इसमें हमने 2 डायमेंशन इक्वेशंस को भी सॉल्व किया, 3 डायमेंशन को, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट से, इक्विवेलेंट सिस्टम। स्ट्रेटजी ऑफ लीनियर इक्वेशन वही है जो अननोन की वैल्यू फाइंड करते हैं जिस मर्जी मेथड से। मैट्रिक नोटेशन कर लिया, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर लिया, उसके बाद ये अभी आज ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, रो रिडक्शन फॉर्म, ये सारे हमने कर लिए। एग्जिस्टेंस भी आपने बता दी कि जब उसका कम से कम एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यूनिकनेस भी आपने बता दी,
उसकी यूनिकनेस कैसे फाइंड करते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको समझा देता हूँ, जो आपके, और ये जो स्लाइडें हैं ये मैं आज क्लास में भेज दूंगा। मैंने पढ़ानी थी, आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि नेक्स्ट मैंने इसकी आपसे प्रेजेंटेशन लेनी है, जिससे मैं कहूँगा उसने यही स्लाइडें मैं ओपन करूँगा, यहाँ से शेयर करके सबको समझाना है कि आपको किस तरह से ये बातें समझ। बेशक आपने अगर फ़ोन पे आपके डाउनलोड हो जाती हैं, अपने फ़ोन पे इसको डाउनलोड करके रख लें, या लैपटॉप है उस पर डाउनलोड करके रख लें, अपनी स्क्रीन शेयर करके जिस तरह मैं आपको प्रेजेंटेशन देता हूँ इस तरह आपने पूरी क्लास को प्रेजेंटेशन देनी है। ये स्लाइडें मैं भेज दूँगा आपको। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन था जो मैं आपको समझा देता हूँ, वो इससे थोड़ा सा हटके था। सर ये टोटल कितनी स्लाइड है? ये 20। सही। एक 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 लफ्ज़ लिखा हुआ है बेटा, मतलब ये थोड़ी सी बनाई दूसरे फॉर्मेट पे है ना, इसलिए ये थोड़ी सी डिफरेंट लगती है, थोड़ा अच्छी बनी हुई है ऐसे। ये एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा ताकि आपका वो जो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज का दिया वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है बेटा आपका क्या, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एच विल बी सिस्टम इज कंसिस्टेंट। वहां पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट वैल्यू ऑफ एच एंड के, और यहाँ पे सिर्फ वैल्यू ऑफ एच है। अब इस सिस्टम को सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड ये है कि आप इस सिस्टम को सॉल्व करें और आपको जो आंसर मिल जाए बेटा वो मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करें, और दूसरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व करें। मुझे मैट्रिक्स फॉर्म इजी लगती है, मैं मैट्रिक्स फॉर्म से सॉल्व करता हूँ। आपको अगर वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाले मेथड से कैंसिलिंग मेथड अच्छा लगता है तो आप उसे सॉल्व करें। 3 9 4 और -2 6 ये क्वेश्चन है, इससे मुझे बोलना बेटा कोई आप में से। क्या था बेटा क्वेश्चन आपका, 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 4 4, और दूसरा क्या था, -2x +6 सर इसके नीचे 1 प्लस 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर तो कभी आता ही नहीं है बेटा, ये सर लीनियर x2 है। x2 है बेटा, 6xy बोल दो बेटा इसमें। मैं भी हैरान हो गया कि ये स्क्वायर तो आता ही नहीं लीनियर अलजेब्रा में, ये कहाँ से आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, h। अब देखो बेटा ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, पहले इसको आर्गुमेंट मैट्रिक्स में रिप्लेस कर दो, तो ये इसका आर्गुमेंट मैट्रिक्स बन गया 3 -2 -9 और 6, और यहाँ पे आ गया 4 और ये आ गया h। जो भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस सॉल्यूशन बी से, इसको ऐसे लाइन लगा दिया करो, फिर आप कंफ्यूज हो। तो ये बेटा आर्गुमेंट मैट्रिक्स आपका बन गया। दूसरा काम आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है काम, तो बेटा ये 3 है, तो सबसे पहला हमने क्या कहा था, जब भी हम किसी मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला हम कौन सा सिस्टम बनाएंगे, यहाँ पे इधर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे 1 लेके आ जाए। तो आगे हम जब पिवट पोजीशन पढ़ेंगे तो मैं डिटेल से बताऊंगा 1 हम क्यों लाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर 1 लाना हो तो कौन सा कैसे ऑपरेशन करेंगे इसका हम, 3 डिवाइड यहाँ पे 1 लेके आना बेटा, 3 से डिवाइड कर दें, वेरी गुड आंसर। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा -3, और यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 3, और इधर आ जाएगा आपके पास सेम -2 6 एंड h। ये आपका काम हो दूसरा हो। अब आपको सेकेंडली क्या करना है बेटा, अगर 1 आ गया तो इसको 0 बना देना। इसको 0 बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन करेंगे बेटा हम, 1 डिवाइड बाई 3 इंटू R1 मैंने लिख दिया है। कौन सा ऑपरेशन करेंगे, देखो बेटा R आप ऑपरेट ऐसे करोगे इसको, मैं यहाँ पे रफ पहले कर देता हूँ आपको। यहाँ पे 2 इंटू R1 और प्लस क्या कर देना है आपने R2 के साथ प्लस कर देना। देखो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बेटा 2 और प्लस -2 और आंसर 0 मिल गया। और फिर ये -3 है तो ये 6, ये दोनों 0 में बन रहे हैं हमारे पास। 1 -3 इंटू क्या आएगा h डिवाइड बाई 3 बेटा, यहाँ पे दोनों 0 आ रहे हैं, ये भी 0 हो जाएगा, 0 हो रहा है, और यहाँ पे ऑपरेशन मैंने ये लिख दिया बेटा, ये ऑपरेशन से ये दोनों 0 बन रहे हैं, और ये बन जाएगा आपके पास कितना, h R1 की जगह आ जाएगा बेटा 8/3, h प्लस 8/3 आ जाएगा यहाँ पे। ये ऑपरेशन समझ में आया ना कैसे करते हैं हम, किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है। और हमेशा बेटा जो भी हम लेफ्ट साइड, दोबारा बता दें। मैं बता देता हूँ, मैं पूरा लिख के बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपने परफॉर्म करो, ऑपरेशन का काम क्या होता है बेटा, आपको उन दोनों रो को सॉल्व करने से आंसर नीचे वाला जो आपको रिक्वायर्ड है वो 0 आ जाए। अब फॉर एग्जांपल आपका ऑपरेशन मैंने लिखा क्या कि 2 इंटू R1
और साथ में मैंने लिख दिया प्लस R2। अपने R1 से एलिमेंट्स लेने, R1 से कौन सा एलिमेंट मिलेगा बेटा आपको 1, तो यहाँ पे आपने रिप्लेस कर देने 2 × 1 और यहाँ पे प्लस, और R3 की जगह आपको क्या मिलेगा -2, तो यहाँ पे आपने -2 रिप्लेस कर देने। ये मैम के ना 2 सब्जेक्ट है ना, एआई। अच्छा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2 सब्जेक्ट है? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 2 सब्जेक्ट पढ़ा रही है ना, मुझे तो ये पता है। एक की डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इनके 2 सेक्शन है? एक नहीं, हाँ सेक्शन एक है, हाँ, सब्जेक्ट 2 मैथ के हाँ, एक डिस्क्रीट है और एक मतलब बेसिक है। बेसिक से 2 होंगे, ठीक है मुझे इसलिए ना ये बोल, ठीक है। और सर वो हो गया मतलब से पहले वाला जो लेक्चर दिया, ठीक, तो यहाँ पे बेटा इन दोनों को सॉल्व करने से आंसर क्या मिल रहा है? 0। तो यहाँ पे आपने रिप्लेस कर देना 0। ये समझ आया ये 0 कैसे आया ये वाला? यस सर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। अब बेटा आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 के साथ आपने रिप्लेस कर देना है यहाँ पे -3। ये -3 ये वाला एलिमेंट है बेटा। यहाँ पे R3 से एलिमेंट्स उठा के यहाँ पे लिख देना -3 और प्लस, और R3 में यहाँ पे क्या है 6, तो यहाँ पे लिख देना आपने 6। इसको मल्टीप्लाई करो बेटा 6 और -6, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो ये 0 आप समझ आया कहाँ से आया? यस सर। अब लास्ट h + 8/3 कैसे आया? अपने बेटा यहाँ पे रिप्लेस कर देने 2 × R1 क्या था आपके पास? 4/3 और यहाँ पे क्या बेटा आपके पास लिखा हुआ h आपका इधर h आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो तो क्या आंसर मिल रहा है? 8/3। देखो ये वैल्यू 8/3 और ये मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया। अब ये ऑपरेशन समझ आ गया? यस सर आ गई। तो हम मैक्सिमम बेटा इसी ऑपरेशन करते रहेंगे, इसलिए आपने इनको अच्छे से समझ लेना है। और चेंज हमेशा बेटा, जो मैं लेफ्ट साइड पे लिखता हूँ बास टाइम राइट साइड पे चेंज करते हैं, तो मैं जो भी लेफ्ट साइड पे लिखा करूंगा उसमें मैं चेंज किया करूंगा, ठीक है। अब जब अगर इसको गौर से देखो बेटा इस क्वेश्चन को, तो हमारे इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ये था, एक तो h की वैल्यू निकालनी है और बताना है कि क्या ये सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो पहला हम h की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर हमें सिस्टम के बारे में देखते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं। h की वैल्यू कैसे निकलेगी? h + 8/3 और इस साइड पे देखो बेटा ये इक्वल टू 0 है, इसको इक्वल टू 0 कर दो। h की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा आपको? -8/, पहली वैल्यू तो आपको h की मिल गई। अब h की वैल्यू 8/3 है, तो क्या ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा? सोच के बताओ जल्दी से। हेलो सर जी क्या बताना है? क्वेश्चन दोबारा ये बताना है कि अगर h की वैल्यू -8/3 है, तो क्या ये जो ऊपर मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या है? यस सर होगा। इसलिए कंसिस्टेंट होगा, गुड आंसर, कि हम अगर h की वैल्यू -8/3 अगर यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, h की वैल्यू में -8/3 और यहाँ पे +8/3, तो 0 = 0 आ जाएगा बेटा, इधर भी 0 इधर भी 0, तो सिस्टम कंसिस्टेंट है। ओके, ये हमने सिस्टम कंसिस्टेंट प्रूव कर लिया। अगर इसी सिस्टम को बेटा आपको इनकंसिस्टेंट प्रूव करना होगा, तो आप लिखेंगे h कभी भी -8/3 के इक्वल नहीं आ सकता, अदरवाइज ये कंसिस्टेंट है। अगर h की वैल्यू -8/3 होगी तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। अगर इसके इक्वल नहीं होगा तब ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ये आपके पॉसिबल है, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा हो आप उस तरह का आंसर दे दें। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है बेटा जो मैंने आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया है, इसको आपने सॉल्व करना है। ये था हमारा बेटा कुछ शॉर्ट सा लेक्चर जिसमें हमने आज डिस्कस किया है कि जो 3 डायमेंशन इक्वेशंस है, बेसिकली 3 डायमेंशनल इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाए। पहला मेथड हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म से की, क्योंकि पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर्म हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। दूसरे नंबर पे हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस के बाद हमने कौन सा मेथड पढ़ा था? सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड किया था, कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होते हैं उनको हम सॉल्व करते रहते हैं और साथ में मैट्रिक्स परफॉर्म करते रहते हैं। एंड पे जो आंसर आता है वो मैट्रिक्स इतना रिड्यूस फॉर्म में बन जाता है कि हमें तीनों वैल्यू इजीली मिल जाते हैं। फिर उनकी यूनिकनेस चेक करने के लिए हम x1, x2, x3 की वैल्यू क्वेश्चन में रिप्लेस करते हैं, हमें आंसर मिल जाता है। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि अगर कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, डायरेक्ट उसको मैट्रिक्स में लिखो और उसको सॉल्व कर दो, एंड पे जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना लो। उसके बाद हमने मैट्रिक्स एलिमिनेशन के बाद हमने देखा कि किस तरह से सिस्टम चेक करते हैं कंसिस्टेंट है, वो किस तरह से हम उस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं।
और नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया पढ़ के आने के लिए बेटा, वो आप सबने पढ़ के आने हैं और ये लेक्चर भी देख के आने हैं। फिर मैं नेक्स्ट ही पूछूंगा आपसे कि आपने कितना पढ़ के आए हैं, क्या तैयारी की है। कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं।